हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे शिक्षा में जेई के इस चैनल पर। और हम यहाँ पर जैसा कि आपसे कहा गया था और हमने कहा था कि हम आपके लिए लेकर आएंगे एएमयू बीटेक के लिए कोर्स। ठीक, तो मैं यहाँ हूँ मोहम्मद तारिक अंसारी और मैं यहाँ डिस्कस करूंगा आपके साथ केमिस्ट्री क्लास 11th और 12th दोनों को मैं आपको पढ़ाऊंगा एएमयू बीटेक के लिए। ठीक है, तो आज हमारे पास क्या है सर, आज हम क्या करने वाले हैं ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं। ठीक, तो आज हमने लिया हुआ है केमिस्ट्री का क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर जो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें बहुत सारी बहुत बेसिक बेसिक बातें हैं जो आप जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप सब लोग 12th पास आउट हैं। ठीक, लेकिन इसमें मेन जो कोर चीजें हैं जिनसे क्वेश्चंस आ सकते हैं या आए हैं, ठीक है ना, आ सकते हैं या इससे पहले आए हैं, ठीक, वो हम यहां पर टॉपिक डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे। ठीक है, तो जैसे बहुत सारी चीजें, जैसे यूनिट लाइक लेंथ की यूनिट क्या होती है, तो उसमें जो है मीटर है, सेंटीमीटर है, उनका कन्वर्जन वो आपको आना चाहिए। ठीक है, वो बहुत बेसिक बात है, उसको तो हम नहीं टच करने वाले। तो बहुत ज्यादा बेसिक बात है, उसको नहीं टच करने वाले हम। ठीक है, इस चैप्टर में क्लियर है बात। हाँ, इतना बेसिक नहीं जाएंगे हम, वो आप अपनी बुक से एनसीईआरटी से एक बार गो थ्रू हो जाना, देख लेना एक बार। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम इसमें, तो इस चैप्टर में पहले बात करेंगे हम आपकी मोल कॉन्सेप्ट की। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है जिसकी जरूरत क्लास 11th में भी रहती है, क्लास 12th के जो चैप्टर हैं आपके सॉल्यूशन वगैरह वहां भी रहती है। ठीक है, और ये जानना भी बहुत जरूरी है कि मोल क्या है और स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट किसी रिएक्शन का जो होता है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन का, उसमें स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट जो मेंशन किया जाता है वही उसका नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। जब इतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती हैं। क्लियर है बात, क्लियर है बात, बहुत बढ़िया। तो वही आसान करने के लिए ही मैं आपके सामने यहां हाजिर हुआ हूं, और उन्हीं सभी चीजों को जो आपकी कॉम्प्लेक्स हैं, जो आपको समझने में दिक्कत है, उनको मैं यहां पर एक सिंपलीफाई आसान तरीके से आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। ठीक, जैसे एक बहुत ही हल्का सवाल मैं आपको बताता हूं, हल्का ही है, ठीक है, लेकिन लगेगा बहुत भारी आपको। एक बार आपका क्वेश्चन आया एएमयू बीटेक में कि साहब 0.05 ml की एक ड्रॉप है वाटर की, ठीक है ना, क्या है साहब, 0.05 ml की एक ड्रॉप है, वाटर की ड्रॉप है ना, जिसका वॉल्यूम कितना बताया उन्होंने, 0.05। ठीक, तो ये बताइए कि इसका मास कितना होगा। ठीक, या जो सवाल था उसको ऐसे भी ट्विस्ट कर सकते हैं कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन 0.05 ml ऑफ वाटर ड्रॉप। ठीक, अब देखिए यहां पे बच्चे सोचने लगते हैं कि यार 0.05 ml है, बहुत कम है, पानी कितना होगा। तो सिंपल तरीका है, ये क्वेश्चन जो सॉल्व होगा ये मोल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे सॉल्व होगा। एवोगैड्रो नंबर होता है, यहां पर एक सिंपल थंब रूल दे दूंगा मैं आपको, मींस इक्वेशन दे दूंगा, है ना, एक फॉर्मूला दे दूंगा आपको, उसको आप याद रखेंगे, उसको वैल्यू को पुट करेंगे और सीधा आंसर आपका निकल आएगा। तो हम यहां जो करने वाले हैं बहुत लेंथी तरीका नहीं इस्तेमाल करके कोशिश ये करेंगे, जहां जहां शॉर्ट तरीके हैं हमारे पास वो हम आपको बताएंगे, और उन्हीं शॉर्ट तरीके को आपको फॉलो करके क्वेश्चन का आंसर निकालना है। ठीक है, मेन चीज ये है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वही तो नहीं हो पा रहा है आजकल बच्चों से। पढ़ तो आप रहे हैं और पढ़ कर आए हैं, नो डाउट, इसमें कोई शिकायत नहीं है, शिकवा नहीं है किसी को, आप भी ये बात जानते हो। 11th आपने किया हुआ है, 12th आपने किया हुआ है, आप इससे पहले पढ़े हुए हैं और आपने खूब अच्छे से पढ़ा हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा कराएंगे आपको, और वही हमारा टारगेट रहेगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आपको प्रैक्टिस करानी है। अगर आप एक बार नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सीख गए तो जिस जिस टाइप का एक क्वेश्चन आएगा, जैसे एक मोल कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने अभी बात की, आपका जो बात की कि वाटर है हमारा 0.05 ml है, उसके दो तरीके हो सकते हैं आगे पूछने के। 0.05 ml में जो है आपका, है ना, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं, ये भी हो सकता है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं, ये भी हो सकता है। कई तरीके से सवाल बन सकता है। या फिर 0.05 ml वाटर की ड्रॉप है, वो नंबर ऑफ मोल्स में क्वांटिटी वाइज कितनी होगी। ठीक है, तो जितनी भी तरीके की बात पॉसिबल हो सकती है किसी एक टॉपिक पर, जितने टाइप से क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है उतने टाइप की बात मैं आपसे करूंगा थ्रू दी क्वेश्चंस। ऐसे ही नहीं, क्वेश्चंस लेकर के
क्वेश्चन को लाएंगे आपके सामने, फिर उसको सॉल्व करेंगे, उसे समझेंगे कि इस टॉपिक पे इस तरीके से बात पूछी जा सकती है। एक बार आप गो थ्रू हो गए, मतलब प्रैक्टिस करना आपको आ गया, तो एग्जाम में अगर उस टॉपिक का उस तरह का कोई क्वेश्चन आया तो आप इजीली उसको कर पाएंगे और एफिशिएंटली कर पाएंगे, मतलब कम टाइम में भी। ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाएगा, हो सकता है हो जाए आपसे, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, टाइम ज्यादा लग रहा है। जो क्वेश्चन को 1 से 1.5 मिनट में हो जाना चाहिए वो बच्चे 10-10 मिनट लगा देते हैं। उससे प्रॉब्लम क्या होती है, क्वेश्चन जो है हमारा छूट जाते हैं। ठीक, फिर ये होता है कि सर आता तो हमें बहुत कुछ था, है ना, हम कर लेते लेकिन टाइम कम पड़ गया, पेपर बहुत लेंदी था। तो ये शिकायत जो होती है पेपर बहुत लेंदी होने की, ये तब होती है जब आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लेकर के कम है। आपने थ्योरी तो बहुत पढ़ी, रीडिंग आपने खूब की, खूब पढ़े, आप नोट्स बनाए आपने, लेकिन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपकी कम रही। तो जब ऐसा होगा तो पेपर आपको लेंदी ही लगेगा, समझे आप। तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, तो इधर उधर की अब ज्यादा बातें ना करते हुए, मतलब मैं आपको शुरू कर देता हूं ये चैप्टर पढ़ाना। ठीक, और एएमयू बीटेक के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, और हमारे अजहर सर जो हैं उन्होंने इससे पहले की वीडियो में आपको बता ही दिया कि हम कितना एक्सपीरियंस रखते हैं, अजहर सर के पास कितना एक्सपीरियंस है। जो फिजिक्स आपका पढ़ा रहे हैं अजहर सर, है ना, और नाजिर सर आपके जो हैं मैथमेटिक्स के टीचर हैं, वो उनका कितना एक्सपीरियंस है। तो अब मैं अपने मुंह से इस तरह की बातें बताऊं अपने बारे में तो ज्यादा बढ़िया बात नहीं है, आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि एएमयू के में लंबे टाइम से हैं, तो एक पैटर्न हमको पता है कि वो किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और पूछ सकता है। उसी पैटर्न को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे और आपके लिए इजी करेंगे ये मामला। लेकिन आपको बस सिर्फ एक काम करना है बेटा, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। समझ गए बात, ये नहीं कि सिर्फ पढ़ ही रहे हैं, रीडिंग कर रहे हैं, क्वेश्चंस लगाना आना चाहिए, समझे आप। आपने एक बार पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट समझ लिया, समझा दिया गया आपको, आप जानते हो, ठीक है, कि ये फॉर्मूला ये होता है, उस फॉर्मूले के बेसिस पे जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस मार्केट में मौजूद हैं, मार्केट इन द सेंस आपके पास किताब है, प्रीवियस के क्वेश्चंस है ना, जो भी चीजें हैं वहां से उसकी प्रैक्टिस करनी है, सॉल्व करना है उनको। वो चीज अगर आपने कर ली तो आपके बीटेक के क्रैक होने को कोई नहीं रोक सकता। समझे आप बात, कॉन्सेप्ट हम बताएंगे आपको, चीजें कैसे चल तैयार होनी है वो हम बताएंगे, लेकिन आपको करना है। अगर आप करेंगे नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा यार, है ना, क्योंकि करने से ही होगा। बाबा रामदेव, योगा करने से होगा। ठीक, तो यही चीज है, ये भी करने से होगा भाई। प्रैक्टिस करेंगे आप, बढ़िया से करेंगे, हो जाएगा, मौज आ जाएगी फिर एकदम, फिर कोई टेंशन नहीं है, अच्छा रिजल्ट आएगा, खुश रहोगे, मजे करोगे, एएमयू में आओगे, आप एएमयू के माहौल में रहोगे। फिर आप देखोगे कि एएमयू से लोग इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं, जितने भी लोग यहाँ से पढ़ते हैं उनके दिल से एएमयू क्यों नहीं जाता है, ये आप भी महसूस कर लोगे। अभी आपको लग रहा होगा पता नहीं क्या लोग एएमयू पढ़ के एएमयू एएमयू करते रहते हैं, है ना, जब आप भी आ जाओगे तो आपको भी लगेगा यार ये तो जगह ही ऐसी है कि नहीं जा सकती। कहीं भी जाओगे दुनिया में एएमयू में आने का दोबारा से मन करेगा। लोग फॉरेन चले जाते हैं, वहां से भी जब आते हैं इंडिया तो कोशिश रहती है कि एक बार अलीगढ़ घुमाए, कैंपस में थोड़ा सा घुमाए, है ना। तो ये एक अटैचमेंट है, ये लगाव है, मतलब इसको कोई बयान नहीं कर सकता। मेरा भी है, सबका है, जितने भी लोग एएमयू से पढ़े हैं। तो ये है, मतलब ये क्यों है, कैसे है, बस है ना, ऐसा ही है। चलिए शुरू करते हैं भैया, बिना किसी देरी के। मूल कॉन्सेप्ट है हमारे पास, ये हम देखने वाले हैं। तो बड़ा बेसिक से देखो, तरीका यही रहेगा, बेसिक टू हाई लेवल, है ना। बेसिक की भी बात करेंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर हाई लेवल तक की बात करेंगे, और फिर चीजों में क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। यही तरीका है हमारे पढ़ाने का, और इसी तरीके से आपको आगे चल के भी पढ़ना है हमारे साथ। ठीक, तो पेन मैं चेंज कर लेता हूं क्योंकि इसका कलर अलग है। चलिए, ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है साहब। ठीक, इससे पहले मैं आपसे बात करूंगा एटॉमिक मास की। अब ये बहुत इजी सी बात है, सब लोग जानते हैं, है ना। किसी भी एटम के रिप्रेजेंटेशन में मान लीजिए ये एक्स नाम का कोई एटम है या एलिमेंट है, बेसिकली इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक्स है, तो यहां जो नंबर लिखा जाता है इसके अलाइन, इधर इसको क्या बोलते हैं बेटा, एटॉमिक नंबर। सब जानते हैं ये बात, इसको क्या बोला जाता है, एटॉमिक नंबर। और यहां जो ऊपर नंबर लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, मास नंबर, है ना बेटा, या फिर एटॉमिक मास।
अब इसकी यूनिट जो होती है एटॉमिक मास की, वो क्या होती है? AMU। यही तो जाना है हमको सर, AMU। देख रहे हो, स्टार्टिंग ही यहीं से हो रही है कि AMU, टारगेट AMU। ठीक, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये बात सबको पता होगी। और यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। ठीक, ये यूनिट होती है साहब इसकी। ठीक, तो एटॉमिक मास जो है आपका, वो जो सिंबल के ऊपर मेंशन किया जाता है, उस नंबर को हम कहते हैं, जैसे सब लोग जानते हैं कि अगर मैं 17Cl35 लिख दिया है तो एटॉमिक मास कितना हो गया? 35। क्लियर है बात? बहुत इजी है। ऐसे ही हाइड्रोजन के लिए कितना लिखते हैं हम? 1, तो इसका एटॉमिक मास 1 हो गया। अगर मैं बात करूं कैल्शियम की, तो ये 20 होता है और ये कितना होता है बेटा? 40, है ना? तो इसका एटॉमिक मास कितना हो गया? 40 हो गया। इजी है, सबको पता है, ये बात पहले से पता है। अच्छा, तो सर नई बात क्या है जो आप ग्राम एटॉमिक मास में लेकर आए हो? तो कोई नई बात नहीं है। एटॉमिक मास जो भी है किसी भी एटम का, ठीक है, अगर वो ग्राम एटॉमिक मास में कन्वर्ट कर रहा है तो उसकी यूनिट जो है, ठीक है, उसकी यूनिट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ग्राम में। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है साहब? सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया, जो भी एटॉमिक मास है आपका किसी भी एलिमेंट का या एटम का, ठीक है, नॉर्मली उसकी यूनिट क्या होती है? जब सिर्फ एटॉमिक मास की बात करते हैं तो AMU या यूनिफाइड मास U। ठीक, लेकिन जब ग्राम वर्ड आ गया, ग्राम एटॉमिक मास, तो वो यूनिट ग्राम में बदल जाएगी। कैलकुलेशन मींस की डिजिट वही रहेगी, ठीक है ना? डिजिट वही रहेगी जो थी, डिजिट में कोई चेंज नहीं होने वाला है। तो क्या है मतलब? 1 ग्राम एटम, ये भी क्या कहा जाता है इसको? दिस अमाउंट ऑफ द एलिमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड 1 ग्राम एटम। ठीक, अब देखो ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया हुआ है इन्होंने, कहा है कि एटॉमिक मास जो है ऑफ ऑक्सीजन कितना है बेटा? 16। और देखो ये लिखा हुआ है AMU। क्या लिखा है बेटा? AMU। अगर इसका आप ग्राम एटॉमिक मास जानना चाहते हैं, ठीक, क्या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन जानना चाहते हैं, तो वो कितना हो जाएगा? 16 ही रहेगा, लेकिन यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? ग्राम। G स्टैंड फॉर ग्राम। बात खत्म, सिंपल, खत्म बात, बहुत इजी है। हटाओ, आगे बढ़ते हैं, इसे कौन देखेगा? आप, हो गया काम, है ना? आगे क्या है? आगे एक चीज है मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन वगैरह ऐसा कोई नहीं पूछता है, आपको निकालना आना चाहिए। इसका बहुत बड़ा रोल है मॉलिक्यूलर मास का, बहुत 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 बड़ा रोल है, काम ही आता है हर जगह। ठीक है, क्या करना है आपको? मॉलिक्यूल दे रखा होगा बेसिकली, जो भी मॉलिक्यूल है आपके पास, ठीक, मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं सब जानते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम होंगे। अगर दो एटम है, लाइक वाटर की बात कर रहा हूं मैं, H2O है या सिर्फ H2 है ना, या CO2 है, तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कौन से हैं? दो हाइड्रोजन है ना, और एक ऑक्सीजन है। यहां पर क्या है? दो हाइड्रोजन है। यहां पर क्या है? एक कार्बन है और दो आपके ऑक्सीजन है। तो इसका कोई ना कोई तो एटॉमिक मास होगा और इसका भी कोई एटॉमिक मास होगा, तो उनको क्या करना है? सम कर लेना है। समझ गए आप? तो बेसिकली मॉलिक्यूलर मास कैसे निकल आएगा कि द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मास इज प्रेजेंट इन अ फॉर्मूला ऑफ अ मॉलिक्यूल। किसी भी मॉलिक्यूल में, ठीक है ना, उसके फॉर्मूले में, यूनिट फॉर्मूले में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स यहां प्रेजेंट हैं उनके एटॉमिक मास का सम कर लेना है ऐड करके। ठीक, तो क्या हो जाएगा फिर? ये वाटर का कितना आएगा मॉलिक्यूलर मास? बताओ जरा भाई, इजी है बहुत। हाइड्रोजन का 1 होता है एटॉमिक मास, लेकिन दो दे रखी है तो दो से मल्टीप्लाई कर दिया और प्लस 16, सब मिला के कितना हो गया बेटा? 18। लेकिन यूनिट क्या लिखेंगे सर? क्योंकि मॉलिक्यूलर मास है तो सिर्फ AMU या फिर U ही लिखेंगे। समझ में आ रही है बात? मॉलिक्यूलर मास में क्या करना है कि जो भी नंबर ऑफ एटम्स हैं उनके एटॉमिक मास का सम कर लेना है। एक हाइड्रोजन का बेटा एक होता है, अगर दो दे रखी है दो से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर लिया, 16 होता है ऑक्सीजन का। अगर आपको याद नहीं है एटॉमिक मास तो आप याद कर लीजिए फटाफट से, क्विकली। ठीक, और 1 से लेके एटॉमिक नंबर कहां तक? 20 तक आपको किसी भी हाल में, किसी भी सूरत में याद होना ही चाहिए। एलिमेंट्स के नाम, उनके सिंबल, उनके एटॉमिक नंबर और उनके एटॉमिक मास। पहले इनिशियल स्टेज में कह रहा हूं ये मैं बात, आगे और भी याद कराऊंगा, लेकिन पहले शुरुआती दिनों में, मेरे लेक्चर के, मेरी पढ़ाई के शुरुआती दिनों में
ठीक, पहले हफ्ते में आप एटॉमिक नंबर 1 से लेकर के एटॉमिक नंबर 20 तक याद कर लेंगे, चलो बढ़िया है। H2 क्या हो जाएगा सर, मॉलिक्यूलर मास। तो बेटा ये 2 और 1 बस 2 AMU हो गया, या फिर आप यू भी कह सकते हो, खत्म बात। ठीक, इसके लिए क्या हो जाएगा सर मॉलिक्यूलर मास, तो इसके लिए कार्बन का होता है 12, ठीक है, और एक ही है तो एक ही ऐसे रख दिया हमने, और 2 मल्टीप्लाई बाई 16, क्योंकि ऑक्सीजन का कितना होता है, देखो 16 यहां भी यूज किया है, तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 12 प्लस 32 कितना आ गया बेटा 44, और यूनिट AMU और U। क्लियर है बात, खत्म हो गई बात। ठीक है, 44 AMU और U ऐसे हो जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इजी है, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स आपको दे रखे हैं किसी भी यूनिट फॉर्मूले में, किसी भी मॉलिक्यूल के किसी भी यूनिट फॉर्मूले में जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, सबके एटॉमिक मास का सम कर लेना है, खत्म हो जाएगी बात। ठीक है, अच्छा ये आ गया अब ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये भी वैसा ही है जैसे ग्राम एटॉमिक मास था। यूनिट नॉर्मली यू होती है या AMU होती है, इसको हटा के सेम डिजिट में अगर मैं ग्राम लिख दूंगा ग्राम, तो क्या हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इन्होंने किसका है, मींस इन्होंने से मतलब हमने किसका एग्जांपल लिया है यहाँ पे H2SO4 का। आप सोच रहे होगे 98 कैसे आ गया, है ना, क्योंकि इनिशियल लेक्चर है, बेसिक बात कर ही रहे हैं अभी थोड़ी थोड़ी, तो मैं करा देता हूं आपको, है ना, अच्छा लगेगा थोड़ा सा आपको, बस ये है ना। लेकिन हर बार बहुत बहुत बेसिक बात नहीं बताऊंगा यार, है ना। पहली बार है तो इसलिए बहुत बेसिक बात बता दे रहा हूं, ये तो आपको आना ही चाहिए, 11th और 12th दोनों कर लिया है आपने। चलिए H2SO4 का निकाल रहे हैं आप। H कितना है बेटा बताओ, 2 है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस सल्फर 32 होता है बेटा, और एक ही है तो एक ही बार लिख दिया मैंने, और ऑक्सीजन कितना है 4 मल्टीप्लाई बाई 16। अब भाई इन्हें सबको सॉल्व कर लेना, 98 आएगा गारंटी के साथ। इतनी मैथमेटिक्स तो आपकी अच्छी होगी, बीटेक की तैयारी आप कर रहे हैं, है ना। हाँ, तो मल्टीप्लाई और एडिशन आप कर लोगे तो ये, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात हो रही है तो इसकी यूनिट अब क्या बन जाएगी बेटा, ग्राम बन जाएगी। क्लियर है बात, चलिए बहुत आसान सी बात है, हो गया बात। ठीक, नेक्स्ट है फॉर्मूला मास एंड ग्राम फॉर्मूला मास। अब ये जो वर्ड है मॉलिक्यूलर मास की जगह फॉर्मूला मास यूज किया गया है, इसका मतलब होता है दिस वन इज कैलकुलेटेड फॉर आयनिक कंपाउंड, बस। तो आयनिक कंपाउंड जब आएंगे तब निकाला जाएगा, ठीक है, क्या फॉर्मूला मास। ठीक, और यूनिट फॉर्मूला सिंपलेस्ट फॉर्म जो होगी उसकी, उसके लिए निकालते हैं। कैलकुलेशन ये हम निकालते कैसे हैं, तो बेटा सेम एज मॉलिक्यूलर मास, सेम एज मॉलिक्यूलर मास, जैसे मॉलिक्यूलर मास निकलता है या कैलकुलेट किया जाता है उसी तरीके से निकाला जाएगा। अगर इसमें ग्राम वर्ड ऐड कर दिया है तो वही बात हो गई कि यूनिट AMU को हटा करके क्या कर देंगे बेटा, इसमें ग्राम कर देंगे। तो एक एग्जांपल में ले लेता हूं आपके लिए, कोई भी आयनिक कंपाउंड आप सोचो जरा, हाँ सोच ही पाओगे यार तुम, है ना। चलो मैं बता देता हूं, हमने ले लिया यहां पर एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना, जिसे एल्यूमिना भी बोलते हैं। ठीक, और अगर इसमें दो वाटर के मॉलिक्यूल एडेड हो हाइड्रेटेड फॉर्म में, अगर ये हो तो इसे बॉक्साइड भी बोलते हैं, जो कि ओर होता है जिससे एल्युमिनियम मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। हाँ, तो आ जाते हैं आगे, भाई निकालना है इसका क्या फॉर्मूला मास। तो अगर कोई आपसे कह रहा है इसका मोलर मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास कितना है, ये सब एक ही बातें हैं कुल मिला के। फॉर्मूला मास, 2 एल्युमिनियम है 2 मल्टीप्लाई बाय बेटा 27 प्लस 3 इंटू 16, ये कर देंगे, और ये सब आप ऐड करके लाओगे तो कितना आएगा 102 AMU। 102 कितना आएगा AMU। ठीक, इधर मल्टीप्लाई करके ऐड कर लोगे तो ये आएगा। लेकिन जब आप ग्राम फॉर्मूला मास की बात कर रहे हो तो कुछ नहीं होना है, सेम तरीका है बेटा, 2 इंटू 27, समझ रहे हो, 2 इंटू 27 और
3 इंटू 16, ये सम कर लोगे आप 102 फिर से आएगी वैल्यू, लेकिन यूनिट एमयू की जगह पर क्या हो जाएगी बेटा, ग्राम हो जाएगी। तो ये क्या निकाल दिया मैंने, ग्राम फॉर्मूला मास। क्लियर है बात, क्लियर है बात, एकदम क्लियर है बात आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल नहीं रुकेंगे यहां पे, अब आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे, देखें आगे क्या है साहब। आगे ये है इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं। तो आपने जो है दो चीजें जान ली कि एक एटॉमिक मास तो होता ही है, लेकिन ग्राम एटॉमिक मास में यूनिट जो है एमयू या यू की जगह ग्राम हो जाएगी। मॉलिक्यूलर मास, जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं एक यूनिट फॉर्मूले में किसी भी मॉलिक्यूल के, उनके क्या कर लेना है, मुझको सम कर लेना है एटॉमिक मास का। ठीक, और अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो यूनिट फिर से चेंज हो जाएगी, कैलकुलेशन वैसे ही होगी। ठीक है, और फॉर्मूला मास आयनिक कंपाउंड्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट करने का तरीका सेम है जैसे मॉलिक्यूलर मास का था। और ग्राम है ना, फॉर्मूला मास का मतलब क्या है कि जो यूनिट है वो एमयू से फिर किसमें हो जाएगी, ग्राम में। ग्राम वर्ड जहां आया वहां ग्राम यूनिट हो जाएगी, सिंपल बात है। ठीक, अब ये एक नया टर्म है इक्विवेलेंट मास, ये कैसे निकालते हैं। जो लोग समझदार हैं, जान रहे हैं, वो समझ गए कि इक्विवेलेंट मास कहां यूज होता है। एक कंसंट्रेशन टर्म है नॉर्मेलिटी, वहां यूज होता है ये। ठीक है, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं क्लास 12th में, है ना, वहां पे फेराडे लॉ आपने पढ़ा होगा। अभी तो 12th तो अभी ताजा ताजा किया है आप लोगों ने, ज्यादा दिन तो नहीं हुए, थोड़ा बहुत तो याद हो गई। हाँ, भूल गए, कोई बात नहीं, मैं हूं याद दिलाने के लिए, मेरा काम ही है बेटा। ठीक है, मैं आपको ये भी, यही एक खूबसूरती है मेरी, मैं आपको ये भी बताता हुआ चलूंगा कि ये तुम जो यहाँ पढ़ रहे हो, यहाँ देख रहे हो भाई, वो सिर्फ यहाँ इस्तेमाल नहीं होगा, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो 11th में दी थी, बात की थी, लेकिन वो 11th के दूसरे चैप्टर में भी बात आई उसकी, उसको अगर आप एक जगह सीखे तो वो मल्टीपल जगह यूज हो रही है। इसीलिए मेरा हमेशा ये कहना रहता है बच्चों से, जो 11th और 12th भी कर रहे हैं उनसे मैं कहता हूं कि ऐसा मत सोचो कि 11th है, बोर्ड एग्जाम नहीं है, ये वो आराम से पढ़ेंगे। नहीं, 11th को भी कायदे से पढ़ना है, क्योंकि 11th में जब आप सीख जाओगे वो 12th में भी काम देगा, और फिर 11th और 12th ठीक से कर लोगे तो आपकी बीटेक या नीट के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। और जो इस बात को फॉलो किए हैं वो आगे हैं, उनके एडमिशन हैं एमयू बीटेक में। ठीक समझे आप। अब एडमिशन क्या है यार, इतना लंबा टाइम हो गया, वो कर करके जॉब भी करने लगे बच्चे, समझे, वो आप करके बीटेक वगैरह करके अब जॉब भी कर रहे हैं। ठीक, हाँ, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई बेंगलोर है, कोई कहीं पर है, आते हैं मैसेज वगैरह, मैं भूल जाता हूँ, इतना डेटा मुझे याद नहीं रहता, समझे। चलिए, इक्विवेलेंट मास, छोटी छोटी चीजें लगती हैं कभी कभी हमें कि अरे यार ये क्या है, ये बहुत छोटी सी बात है, कहाँ कोई क्वेश्चन पूछना है। एक निडल जो होती है ना, उसकी भी एक वैल्यू है बेटा, समझो आप। अब ऐसा नहीं सोचता है कि निडल है इससे क्या हुआ, सुई क्या, किस काम, जो काम सुई कर सकती है वो तलवार नहीं कर सकती, समझ रहे हैं आप बात। हाँ, जो काम सुई कर सकती है तलवार नहीं कर सकती, तो उसकी अपनी एक अहमियत है, एक रोल है उसका। हर एक चीज की एक इंपॉर्टेंस होती है, हर टॉपिक की एक इंपॉर्टेंस है अपनी, हर चैप्टर की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अब मान लो कल को इस पे एक क्वेश्चन बनाकर दे दे, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम लोग ये कहेंगे कि देखो कितना आसान सवाल पूछा, और आप भी ये कह रहोगे अरे बड़ा ही आसान सवाल पूछ लिया, तो अच्छा है ना, ये तो अच्छा है हमारे और आपके लिए कि कोई आसान बात भी पूछ ली, टाइम बच गया उसमें। लेकिन अगर इसका रिवीजन नहीं करेंगे आप तो आप भूल जाएंगे, आप क्या होगा, भूल जाएंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री डेली लाइफ में यूज नहीं होती। हम कई लोगों से ये नहीं कहते फिर रहे हैं कि भाई मॉलिक्यूलर मास बताओ इस चीनी का, है ना, चीनी 1 किलो लेकर आ रहे हैं हम, चाय पी रहे हैं, इससे बोल रहे हैं एक चाय बना दे, ये नहीं कह रहे हैं कि बता यार चाय होमोजेनस मिक्सचर है कि हेटेरोजेनस मिक्सचर है, और ये बता क्या कहते हैं, ये कोलॉइड में आएगा कि सस्पेंशन में आएगा, इस तरह की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो इसीलिए जो बातें नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस में नहीं है, इसीलिए एक्स्ट्रा अलग से टाइम कर देकर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेगी चीज। इसलिए जरूरी है कि थोड़ा थोड़ा आप पढ़ते रहें, प्रैक्टिस करते रहें, रिवीजन करते रहें, यही बात मैंने आपको समझाई। रीड कर लिया लेकिन क्वेश्चंस लगाना जरूरी है। चलो आते हैं बात, इक्विवेलेंट मास क्या है साहब। इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट अगर आप निकालना चाह रहे हैं, सिंगल एंटिटी का, एलिमेंट का, जो कि प्योर फॉर्म होती है मैटर की, ठीक है, तो वो कैसे निकलेगा साहब, कि एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट अपॉन वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। ठीक, वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट। जैसे अब मैं यहां पर एग्जांपल दे दूं, सर मैं निकालना चाहता हूं क्या कहते हैं आपका, मैग्नीशियम का निकालना चाहता हूं सर। ठीक, तो एटॉमिक मास मैग्नीशियम का कितना होता है बेटा,
24। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होगी? सबको पता है साहब, ये 12 होता है तो ये हो जाएगी 2 8 और 2, यही वैलेंसी है इसकी। तो 2 से डिवाइड कर दूंगा, कितना आएगा बेटा? 12। आगे बात समझ में? इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम कितना आ गया? 12 आ गया। लेकिन जब यही चीज मैं हाइड्रोजन के लिए कर रहा हूँ, फॉर हाइड्रोजन, तो एटॉमिक मास कितना होता है? 1, और वैलेंसी भी इसकी 1 होती है। 1 डिवाइडेड बाय 1 मतलब 1 आ गया। ठीक है ना? चलिए, इक्विवेलेंट मास की बात हो गई है, किसके? एलिमेंट की। अब आयन की बात कर रहा है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन आयन। तो आयन जो भी आपको दे रखा है उसके फॉर्मूला मास होगा, ठीक, और उसको चार्ज से डिवाइड कर देंगे, चार्ज ऑन दी आयन से। लाइक मैं बात कर रहा हूं NH4 की, जिसपे प्लस है, अमोनियम आयन की बात कर रहा हूं, है ना? अमोनियम आयन की बात हो रही है कि इसका इक्विवेलेंट मास देखना चाहते हैं अमोनियम आयन का। तो फॉर्मूला मास कितना हो जाएगा बेटा? नाइट्रोजन में कितना होता है? 7। वह क्या मत दी किसी से भाई, 7। कितना होता है नाइट्रोजन? 14। बहुत सही, ठीक, 14 होता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, ठीक। और ऐड कर लेंगे क्या उसमें? हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का 1 होता है, और 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 हो जाएगा, सॉरी 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 हो जाएगा कुल मिला के। अब इस पे चार्ज कितना है? +1 यूनिट दे रखा है, तो चार्ज ऑन दी आयन से डिवाइड कर देंगे। कितना आ गया बेटा? ये 18 आ गया। क्लियर है बात? चलिए आगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग, या फिर स्लैश लगा हुआ है ये, या फिर क्या? रिड्यूसिंग एजेंट। किसी रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का अगर निकालना हो तो उसका मॉलिक्यूलर मास ऊपर रखेंगे हम और डिवाइड कर देंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बाय द सब्सटेंस या वन मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल से। ठीक, क्लियर है बात? चलो देख लेंगे, इसको भी अप्लाई कर लेंगे फॉर्मूला जब आएगा, मतलब क्वेश्चन जब आएगा। अच्छा, अगर किसी एसिड का निकालना है, ठीक, इक्विवेलेंट मास, तो उस एसिड का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और डिवाइड कर देंगे बेसिसिटी ऑफ द एसिड। ठीक, किससे? बेसिसिटी ऑफ द एसिड। अब बात यहां पर कुछ लोग ये सोच रहे हैं, हाँ सोचो तुम, कि बेसिसिटी ऑफ द एसिड क्या होता है? भूल जाते हैं ना बच्चे, आदत होती है। बेसिसिटी का मतलब होता है ऑफ एसिड कि नंबर ऑफ H+ released by one molecule of एसिड। समझ गए बात? तो बेसिसिटी ऑफ एसिड में अगर कोई पूछ रहा है कि HCl की कितनी है, तो सब जानते हैं H+ और Cl-, तो कितना आया? H+। तो HCl की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी बेटा? 1। समझ में आ रही है बात? ऐसे ही मैं मुझसे कोई पूछा है सर H2SO4 की कितनी होगी, तो सब जानते हैं 2H++ 2H++ SO4 2- ये होता है। तो 2H+ निकले, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई अब? 2। सिमिलरली और भी देख सकते हो आप, है ना? HCOOH किसी ने दिया आपको, पूछा इसकी बेसिसिटी बता दो, तो सब जानते हैं बेटा HCOO- और H+। ये दोनों H नहीं निकलते हैं, एक ही H निकलता है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डेड। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से बॉन्डिंग होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का ऑक्सीजन रखेगा और हाइड्रोजन को H+ की फॉर्म में रिलीज कर देगा, जो कि H+ ये आ गया। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई फिर? 1 हो गई। क्लियर है बात? ठीक है, आगे आ जाओ। इक्विवेलेंट मास ऑफ अ बेस। अब बेस की जब बात करें तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस रखने के बाद एसिडिटी ऑफ द बेस। अब तुम कह रहे हो फिर से वही बात, सर एसिडिटी क्या हो गया, है ना? एसिडिटी क्या है? तो एसिडिटी का मतलब है नंबर ऑफ OH-, है ना, रिलीज्ड बाय अ बेस। क्लियर है बात? अब जैसे NaOH है, NaOH की बेसिसिटी कितनी होगी साहब, सॉरी एसिडिटी कितनी होगी? 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो एक ही OH- रिलीज करता है। ठीक, क्लियर है बात? ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। मोल कॉन्सेप्ट इसकी बात करेंगे, लेकिन यहां पर मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करा दूं, जितना पढ़ लिया उतना। ठीक, एक क्वेश्चन में आ जाता हूं।
कैलकुलेट द इक्विवेलेंट ना मास ऑफ द फॉलोइंग। ए किस किस का निकालना है, ये है बात। ठीक है, तो मैं निकालना हूं NaOH का, फिर मुझे निकालना है बी H2SO4 का, सी मुझे निकालना है HCOO माइनस का। ठीक, इन सब के इक्विवेलेंट मास मुझको निकालने हैं। ठीक, तो कैसे निकालूंगा, ए के लिए कर रहा हूं पहले मैं सॉल्व आपके लिए। ए वाले को ले लेता हूं, NaOH का इक्विवेलेंट मास देख रहा हूं मैं। ओके, क्या बताया था आपको याद हो। अब NaOH क्या होता है बेटा, बेस होता है, सब जानते हैं ये बात, बेसिक नेचर है इसका। ठीक, तो इसका एक मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी, बेस के लिए एसिडिटी बोला जाता है। ठीक है, कितना नंबर ऑफ OH माइनस रिलीज कर रहा है, तो ये कितना रिलीज करेगा बेटा, ये माइनस और ये प्लस, एक मॉलिक्यूल एक OH निकालेगा और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, Na कितना होता है बेटा 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16, एक हाइड्रोजन का 1 डिवाइडेड बाय 1। क्लियर बात, ये सब आप जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 मतलब क्या हो गया 40। आंसर क्लियर हो गई बात, समझ गए। NaOH एक बेस है, पहले हमने जानते हैं हम इतना। ठीक, और एक OH माइनस रिलीज करता है, मॉलिक्यूलर मास 23, 16 और 1 कर दिया मैंने, 1 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आंसर। H2SO4 का इक्विवेलेंट है ना, इक्विवेलेंट वेट भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है, जरूरी नहीं है मास ही बोलो आप, इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास दोनों बराबर बातें हैं। हाइड्रोजन ठीक है कितना होता है 2 इंटू 1 कर दूंगा मैं, सल्फर 32, और ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए कितना कर दूंगा बेटा 4 इंटू 16। समझ में आ गई बात, ठीक है, समझ में आ गई साहब। डिवाइडेड बाय क्योंकि एक एसिड है, सब जानते हैं बात, किससे हम डिवाइड करेंगे अब, नंबर ऑफ बेसिसिटी कितना है, तो बेसिसिटी यही मैंने बताया, दोनों H प्लस रिलीज कर देगा ये, है ना, दोनों हाइड्रोजन H प्लस की फॉर्म में रिलीज कर देगा, तो इसका कितना आएगा 2। अब ये सब कैलकुलेशन करके आप लेके आओगे 98 डिवाइडेड बाय 2 और इस हिसाब से आंसर आ गया 49। क्लियर है बात, आंसर क्या आ गया 49 आ गया, बहुत बढ़िया। अब इसको देख लो HCOO माइनस को, HCOO माइनस का इक्विवेलेंट मास जब आप निकालोगे, ये इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालोगे, तो बेटा ये आयन की फॉर्म में दे रखा है। ठीक है ना, तो इस टोटल जो आयन है इसमें नंबर ऑफ एटम जितने भी है, ठीक, उनके एटॉमिक मास को सम कर लेंगे, मतलब कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय द चार्ज प्रेजेंट ऑन दैट आयन। तो चार्ज तो बेटा 1 है, ऊपर को देख लो आप 1 प्लस 12 प्लस 2 बारी है, तो 2 इंटू 16। ठीक, 2 इंटू 16 इन दोनों के लिए, तो कितना आ गया 16 दूनी 32, 32 में 12 44 और एक 45, ये आंसर हो गया। क्लियर है बात, मैंने आपको यहां प्रैक्टिस भी करा दी, मैंने यहां आपको क्या करा दिया बेटा, प्रैक्टिस भी करा दी। ठीक है, मैंने आपको यहां प्रैक्टिस भी करा दी। क्लियर है बात, क्लियर है बात, ठीक है, ठीक है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान बातें हैं। अब इन सब चीजों का इस्तेमाल जो हमने ये सीख ली है ना, कि मास क्या होता है, बेसिकली एटॉमिक मास, और फिर मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, या ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, या ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, या इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, इन सब चीजों का इस्तेमाल अब हम मोल को पढ़ेंगे जब उसमें काम आएगा। क्लियर है बात, उसमें काम। ठीक, तो बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके लिए ये चीज। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी, ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था आपके लिए। नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी, मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे। क्या है वो बात, क्या है वो बात, कि मोल कॉन्सेप्ट में हम ये जानते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर जिसकी वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 है ना, ये जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करती है, 1 मोल को रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ 1 मोल को रिप्रेजेंट करती है। और 1 मोल का मतलब है
कि पहली बात तो ये समझना है कि मोल होता क्या है। मैं सब चीज बताऊंगा, बेसिक से हाई लेवल तक बताऊंगा, और इसके बाद नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे इसके ऊपर बेस्ड, उस तरह के जो मैंने आपको भी बताया था कि वाटर की एक ड्रॉप है जिसका कोई मास बता देगा वो, ठीक है, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम जो भी है, उसमें नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये भी जानेंगे, ठीक है ना। अगर एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बोल दिया किसी ने कि साहब मेरे पास ना 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मास कितना होगा, ये भी हम निकालना सीख लेंगे, ठीक है। या फिर वो ये बोल रहा है कि साहब 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन्स हैं मेरे पास, ठीक है ना, ये नंबर वाइज कितने होंगे इस 1 ग्राम की क्वांटिटी में, अगर मैं काउंटिंग करूं इलेक्ट्रॉन तो वो कितने होंगे। तो कोई यार काउंटिंग करने तो बैठेगा नहीं, फॉर्मूला है हमारे पास सिंपल एकदम, पुट करेंगे, वैल्यूज रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह डिवाइड करना जो भी होगा वो करेंगे, फट से आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। हाँ, इससे क्वेश्चन आए हैं, अब ये ना समझ ना कि ये बहुत इजी बात है, इससे कहा क्वेश्चंस आए हैं, ऐसे ही क्वेश्चंस आए हैं। मैं पीवाईक्यूज भी आपको कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ आए हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल, सारी चीजों का सबूत आपको मिलेगा, सब चीजें मौजूद होंगी, ठीक है। चलिए तब तक आप जो है इसको रिवीजन में ले लीजिए और एकदम एकदम मजबूती के साथ तैयार हो जाइए। अगर आपको बीटेक क्वालिफाई करना है तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, और दूसरा कोई चारा बेटा नहीं है ना। और सिर्फ बेटा ये एक बात है, ऐसे देखना नहीं है, पेन होना चाहिए आपके पास, नोटबुक होनी चाहिए आपके पास, और बिल्कुल जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूं वैसे ही आप इंगेज होने चाहिए लिखने में, वहां आप भी सॉल्व करो। ऐसा नहीं है कि मैंने सॉल्व करके बता दिया कि ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, है ना, ये इतनी आ जाएगी, आप भी क्रॉस चेक करो ना मेरी वैल्यू को, है ना। और अगर मैं गलती कर रहा हूँ कहीं पे कैलकुलेशन में तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करो कि सर यहाँ पर ये एक्चुअली क्वेश्चन नंबर दिस और यहाँ पर ये हो गया, या वो टॉपिक जो आप पढ़ा रहे थे इक्विवेलेंट मास में उसमें वहां कैलकुलेशन में गलती हो गई है आपसे, ये भी आप करो। लेकिन ये तभी हो पाएगा जब आप भी पेन और नोटबुक यूज कर रहे होंगे, साइमल्टेनियसली मेरे साथ साथ आप भी कैलकुलेट कर रहे होंगे, और ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है इस वक्त, ठीक है। इस वक्त ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, पढ़ाई करने का और कोई तरीका बेस्ट नहीं है इसके अलावा, ठीक। चलो फिर बहुत कम बात करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूं, ठीक है। और नेक्स्ट लेक्चर में या मींस नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी, और उसमें हम जो है मूल कॉन्सेप्ट को आगे धीरे धीरे आगे की तरफ ले जाएंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, अगर नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स दे रखे हों ऑलरेडी तो उसको मास में कैसे कन्वर्ट करते हैं, फिर मोल कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जो सॉल्यूशंस बनता है हमारा उसमें कैसे करते हैं, जिसमें टर्म्स होते हैं सॉल्यूशन के, कंसंट्रेशन के टर्म, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सब अगले वीडियो में हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए और मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।